थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। तो हाँ, बेसिकली अकाउंटिंग ब्रेक इवन हमने ऐसे निकाला है कि तुम्हें पता है कि 3 तरह की कॉस्ट्स है जो कवर करनी है। अगर मैं क्वेश्चन वापस दिखाऊँ तो एक है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हमने 36 में से 17 हटाया तो वो वेरिएबल कॉस्ट तो वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट कि ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हट गई हमारी। अब वो जो 19 रुपये कमा रहे हैं हम हर यूनिट से, तो हमें पता करना है कि कितने यूनिट्स बेचने हैं, ताकि बची हुई जो 2 तरह की कॉस्ट्स हैं जो कि है फ़िक्स कॉस्ट 6,85,000 की, और जो हर साल की डिप्रिसिएशन है जो कि होगी, क्योंकि प्रॉफिट में हम डिप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे ना। तो 6,04,000/8 जो कि बेसिकली 75,500 आएगा। तो बेसिकली वी वांट कि 19 इंटू एक्स इज़ द नंबर ऑफ units to be sold should be equal to 6,85,000 प्लस 75,500। मतलब वो जो 19 रुपये हम कमा रहे हैं पर यूनिट, दैट शुड बी इनफ टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट और डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो सर ने निकाला हुआ है अकाउंटिंग ब्रेक इवन। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे क्या है? अब सबसे पहले अगर कोई भी सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है तो पहले जो ओरिजिनल केस होता है उसका वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, एंड फिर बाद में वी मूव ऑन टू फाइंड कि अच्छा अगर ये चीज़ चेंज कर देते हैं तो इसमें कितना चेंज हो रहा है, वो सब बाद में करेंगे। बट पहले बेस वाले केस को सॉल्व करना होता है। तो अभी हमें क्या करना होगा, मोस्टली एनपीवी का वो निकालना होता है कि एनपीवी में कितना चेंज हो रहा है अगर फ़लानी चीज़ चेंज हो रही है तो, या ढिमकानी चीज़ चेंज हो रही है तो। अब एनपीवी निकालने के लिए हमें निकालने होंगे कैश फ्लोज़, क्योंकि एनपीवी होता है कैश फ्लोज़ के बेसिस पे, राइट। एंड हमारे पास यहाँ पर कैश फ्लो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है कि इस प्रोजेक्ट से कितने पैसे आएंगे, वैसा क्लियरली नहीं बताया गया है। तो इसलिए सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाला है और फिर उसके बाद हमने एनपीवी निकाला है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे निकाला है वो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज़ 19 इंटू 55,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग ब्रेक इवन तो एक सेपरेट पार्ट था, इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन, तो वो अलग पार्ट था क्वेश्चन का। बट एक्चुअली में इन्होंने बोल रखा है हमें क्वेश्चन में कि हम 55,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो अगर हम वो बेच रहे हैं तो 19 रुपये हम पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद कमा रहे हैं। तो 19 इंटू 55,000 हमें वहाँ से मिला। ठीक है, उसमें से हमने फ़िक्स्ड कॉस्ट हटा दी 6,85,000 की। ठीक है, तो वो ये बचा हमारे पास। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, उस पैसों पे हमने टैक्स पे किया। मतलब 19 रुपये हम कमा रहे थे पर यूनिट, 55,000 यूनिट बेचे तो 19 इंटू 55,000 हो गया। उसमें से हमने फ़िक्स कॉस्ट हटा दी 6,85,000 की। जब वो हटा दिया तो हमारे पास आ गया बेसिकली एबिटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ गया। ठीक है, जब हमारे पास एबिटा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विथ टैक्स रेट। ठीक है, तो उसको हमने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया टू सी कि हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं। मैं इसको अभी और इन डेप्थ समझाऊंगी कि बेसिकली एबिटा को क्यों मल्टीप्लाई किया एंड स्टफ। बट अभी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो 19 इंटू 55,000 समझ में आ गया, उसमें से फ़िक्स्ड कॉस्ट हटाई, ये पैसे हमारे पास बच गए। इन पैसों के ऊपर हमने थोड़ा टैक्स दिया, 21% का टैक्स दे दिया, तो हमारे पास इसका 79% जितना पार्ट बच गया। ठीक है, और उसमें हमने ऐड कर दिया है 0.21 इंटू 75,500 विच इज़ बेसिकली हमारा डिप्रिसिएशन पे जो टैक्स है वो हमने ऐड कर दिया है। अब ये सब क्यों किया है, अगर मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से एक बार दिखा देती हूँ तो इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि बेसिकली हमने इबिडा के ऊपर कैसे टैक्स हटा दिया, कि बेसिकली टैक्स तो आप प्रॉफिट में से देते हो, प्रॉफिट होता है आपका इबिट, मतलब क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, तो आप बेसिकली अर्निंग्स बिफोर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हो, राइट।
अब यहाँ पर मुझे ये डाउट था कि डिप्रिसिएशन तो माइनस नहीं किया, तो फिर टैक्स कैसे लगा दिया इसके ऊपर, और मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, डिप्रिसिएशन क्यों नहीं हटाया पहले यहाँ से? क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि प्रॉफिट जब आप निकालते हो, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट के ऊपर लगता है, और प्रॉफिट निकालते वक्त आप उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करते हो, है ना? मतलब सी यहाँ पर व्हाट वी हैव डन इज़ बेसिकली 19 रुपीज़ आपने कमाए 55,000 यूनिट्स के ऊपर, तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट वाला खर्चा आपका हट गया है, 685,000 वाला फिक्स्ड कॉस्ट वाला खर्चा भी आपने हटा दिया। तो नॉर्मली आप प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेस लगाते हो, एंड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए आइडियली यू शुड सब्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन, और फिर टैक्स लगाने के बाद यू शुड फाइंड आउट कि ठीक है डिप्रिसिएशन हटा दी, अब टैक्स लगा दिया, एंड इतना 0.79% मतलब 79% ऑफ दैट अमाउंट इज़ व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, ठीक है। और उसमें फिर डिप्रिसिएशन ऐड करते क्योंकि कैश फ्लो है, ठीक है। तो कैश फ्लो में हमें पता है कि कैश फ्लोज हम कैसे निकालते हैं, वैसे भी जो भी प्रॉफिट होता है पहले आप प्रॉफिट निकाल लेते हो। प्रॉफिट इसलिए आप निकालते हो क्योंकि टैक्स प्रॉफिट के ऊपर लगता है, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा टैक्स देने के बाद दिस इज़ द अमाउंट दैट आई एम लेफ्ट विथ, और उसमें आप जो भी नॉन कैश वाले खर्चे आपने माइनस किए होते हैं प्रॉफिट में से वो ऐड बैक करते हो, क्योंकि वो नॉन कैश खर्चे हैं और आप निकाल रहे हो कैश फ्लोज। ये लॉजिक होता है, राइट। तो टेक्निकली अगर हम वो वाला लॉजिक देखें तो उसके हिसाब से, मतलब मेरा जो लॉजिक था उसके हिसाब से, लेट मी जस्ट सी इफ़ आई कैन फाइंड दिस थिंग, इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है बट चलो मैं खुद से ही समझा देती हूँ। तो इसमें बेसिकली मेरा जो लॉजिक था वो ये था कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, कि ये होना चाहिए था कि बेसिकली आप यहाँ तक 685,000 माइनस करने तक मेरी कैलकुलेशन एंड ये वाली कैलकुलेशन मैच कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था कि डिप्रिसिएशन हटना चाहिए था उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 685,000 के बाद एक -75,500 होना चाहिए था, उसके ऊपर फिर ये 1 माइनस 0.21 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, और फिर प्लस होना चाहिए था 75,500, क्योंकि हमने डिप्रिसिएशन प्रॉफिट में से टैक्स हटाने के लिए माइनस किया था, बट डिप्रिसिएशन एज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो वी नीड टू ऐड इट बैक, वो कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, राइट। बट यहाँ पर फिर मुझे मतलब इसने जब समझाया ChatGPT ने, तब जाकर मुझे समझ में आया कि बेसिकली वो वाला चीज़ एंड जो सर ने कराया है वो दोनों सेम से ही चीज़ हैं। इट्स जस्ट कि सर ने एक अलग मेथड से उस पर हम पहुँचे हैं। तो वो क्या है कि बेसिकली तो मैं जो मेथड कह रही थी वो था कि हम बेसिकली इबिट लेते हैं, विच इज़ इबिडा माइनस डिप्रिसिएशन, उसको इनटू, यहाँ पर इबिट और ईबीटी सेम है क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं, राइट। तो इबिट लेंगे, उसको इनटू 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे और प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे। दिस इज़ द मेथड दैट आई वाज सेइंग। अब सर ने क्या मेथड कराया है, सर ने ये वाला मेथड कराया है। एंड अगर तुम देखो मैथमेटिकली फाइंड करके तो ये वाला मेथड एंड जो नीचे वाला मेथड है दोनों सेम ही रिज़ल्ट देते हैं, राइट। क्योंकि अगर तुम बेसिकली ये देखो, जैसे हमने ये किया है ना इबिडा इंटू, बेसिकली इसका लॉजिक ये है, अगर मैं लॉजिक समझाऊँ तो लॉजिक ये है कि जब तुमने इबिडा को इंटू 1 माइनस टैक्स रेट किया, तो तुमने टैक्सेस पे किए हैं उसको ओवर एस्टिमेट किया है, ओवर एस्टिमेट कर दिया है, बिकॉज तुमने डिप्रिसिएशन को तुम डिडक्ट कर सकते थे। तो अगर तुम डिप्रिसिएशन को डिडक्ट कर लेते थे अपने प्रॉफिट से, तो तुम्हारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कम आता है ना, एंड बिकॉज वो कम आता तो फिर तुम्हारी टैक्स की लाइबिलिटी कम आती। बट क्योंकि तुमने यहाँ पर अपना डिप्रिसिएशन नहीं हटाया है, तो तुम्हारी टैक्स की लाइबिलिटी इन्फ्लेटेड आ रही है, बढ़ी हुई आ रही है, राइट। अब क्योंकि वो टैक्स जो तुमने पे किया है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, इसलिए तुम्हारा प्रॉफिट घटा हुआ आ रहा है,
राइट तो अगर तुम्हें अपने प्रॉफिट को एक इक्विवेलेंट अमाउंट से बढ़ाना है, उसको सही करना है, तो व्हाट यू विल डू इज़ कि तुमने बेसिकली कहना है कि भाई डेप्रिसिएशन पे तो मैंने टैक्स दिया नहीं है। अगर 50,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, लेट्स से 12% का टैक्स था, ये वाला इस अमाउंट पे तो टैक्स मैंने पे ही नहीं किया है, तो उसको मैंने ऐड बैक कर दिया क्योंकि पहले मैंने उसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो दैट इज़ द कैलकुलेशन जो हम ठीक कर रहे हैं। इवन इफ़ यू सी, अगर तुम मैथमेटिकली भी इसको देखोगे तो दीज आर द सेम थिंग्स, राइट। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि दिस मेथड इज़ फाइन एंड आई होप इसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि क्या किया है हमने। तो अब आगे के फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए यू कैन जस्ट मेमोराइज दिस एज वेल कि P माइनस जो प्राइस है माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी, ठीक है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर तुम उसको फिर उस पे से 1 - 0.21 जैसे कि किया हुआ है यहाँ पर, मतलब उस पे से टैक्सेस हटा दो और फिर प्लस डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट कर दो, तो तुम्हारा बेसिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया तो एनपीवी निकालना है, इज़ प्रिटी सिंपल। एनपीवी क्या होगा, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो तुम हर साल कमा रहे हो 8 सालों के लिए, तो इसको डिस्काउंट कर लेना। ठीक है, 8 सालों के लिए 15% के इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि वो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट है, रिक्वायर्ड रिटर्न है। और 6,04,000 का तुम्हारा इनिशियल कैश फ्लो है, उसके हिसाब से एनपीवी कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये बेस वाला केस हो गया। अब जब बेस वाला केस हो गया तो फिर चेंज वाला केस इज़ नॉट टफ। अगर न्यू क्वांटिटी हो जाती है 56,000 यूनिट्स, तो फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बस यहाँ जो 55,000 है उसकी जगह 56,000 हो जाएगा, अदरवाइज़ फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो आएगा, इसके हिसाब से एनपीवी भी चेंज हो जाएगा, तो वो नया एनपीवी भी सेम मेथोडोलॉजी से आएगा। परसेंटेज चेंज इन एनपीवी बाय परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज बोल रही हूँ, परसेंटेज चेंज नहीं है ये, दिस इज़ एब्सोल्यूट चेंज इन एनपीवी। बेसिकली एनपीवी में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली 67.355। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर क्वांटिटी 1 यूनिट से चेंज होती है, 1 यूनिट से बढ़ती है, तो एनपीवी 67.355 यूनिट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर क्वांटिटी 500 यूनिट से घट जाए तो क्या होगा, तो एनपीवी में कितना चेंज आ जाएगा, ये 1 यूनिट का चेंज था मल्टीप्लाइड बाय 500, इतना चेंज आ जाएगा ब्रैकेट्स में, इसलिए क्योंकि माइनस है, क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ रही थी तो एनपीवी भी बढ़ रहा था, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है ना 67.355, तो क्वांटिटी बढ़ रही थी, एनपीवी बढ़ रहा था। अब क्वांटिटी 500 से घट गई है तो एनपीवी भी इतने अमाउंट से घट गया। ठीक है, अब न्यू वेरिएबल कॉस्ट सेम चीज़ है, बस अब यहाँ पर जो 19 रुपये आ रहा था, 19 रुपये आ रहा था बेसिकली 36 में से 17 माइनस करके। अब अगर तुम 36 में से 18 माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर 18 आ जाएगा, बट बाकी कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम, राइट। तो मतलब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिमेन्स द सेम। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो अगर ये देखो कि परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो कित, अब इस क्वेश्चन में दे मस्ट हैव आस्क्ड कि हाँ, इसमें उन्होंने पूछा है कि OCF का सेंसिटिविटी क्या है टू वेरिएबल कॉस्ट फिगर। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो ये यही पूछेंगे कि NPV का सेंसिटिविटी क्या है। इस बार उन्होंने OCF का सेंसिटिविटी पूछ लिया, तो हमने देखा कि ऑफ कोर्स अब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो गिरेंगे ही, लॉजिकल सी चीज़ है, राइट। तो अगर 1 रुपये से वेरिएबल कॉस्ट गिर जाए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतने रुपये से बढ़ जाएंगे, इसलिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये था सेंसिटिविटी एनालिसिस।